नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज नेहा की शादी थी। सुर्ख लाल जोड़े में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने पोल्की और कुंदन के प्यारी सी सेट के साथ बहुत ही सुंदर और एलिगेंट सा मेकअप किया था। वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अपने साथ बहुत सारे सपने लेकर वो ससुराल पहुंच गई और वो दिन आ ही गया जिसका उसे इंतज़ार था। वह मीठी सी मुस्कान लिए शर्माते घबराते हुए फूलों से सजी अपनी सुहाग सेज पर बैठी अपने दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रात के 11 बज गए थे पर नेहा के दूल्हे की कोई खबर नहीं थी। इंतजार करते करते 12 बज गए, उनकी अभी तक कोई खबर नहीं थी। फिर 1 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और नेहा का पति अंदर आया तो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहा था। गिरते पड़ते बिस्तर तक पहुंचा। जैसे ही नेहा ने उनको सहारा दिया, उन्होंने धक्का दे दिया और कहा, साली, तूने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। इसकी सज़ा तो मैं तुझे देकर रहूँगा। और उसने सारी रात नेहा के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया। नेहा पूरी रात रोती रही, रहम की भीख मांगती रही। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। नेहा जो सपने लेकर आई थी, सारे सपने मिट्टी में मिल चुके थे। अब खोटा नसीब क्या कर सकती है, जो भी है उसे ही सहन करना था। सुबह 6 बजे नेहा की सास ने उसे आवाज़ दी, बहू उठ जा, नहाकर बाहर आ जा। नेहा ने भी अपने आंसू पोंछे और फिर नहाकर बाहर आ गई और चाय बनाकर अपने पति को देने कमरे के अंदर गई तो वह अभी तक सो रहा था। नेहा ने उसको उठाया, उठिए, चाय पी लीजिए। पति ने आंखें खोली और नेहा को देखा तो उसको रात का धुंधला सा याद आया कि कैसे वह राक्षस बन गया था। नेहा के पति ने शर्मिंदा होते हुए, नेहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने रात को शराब के नशे में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उनको ऐसा देखकर नेहा ने भी उनको कहा, आप मेरे पति हैं, आप ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझको पाप लगेगा। बस आज के बाद शराब पीकर नहीं आएंगे, मुझसे वादा करिए। उसने वादा किया कि आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और फिर चाय पीकर तैयार होकर काम पर चले गए। नेहा भी खुशी खुशी अपने काम में लग गई। किस्मत में है वह तो मिलना ही था, पर शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा। वह पूरा दिन खुश थी। घर पूरा भरा हुआ था। नेहा की जिठानी, उसकी सास, जिठानियों के बच्चे सब उसके साथ बहुत बहुत अच्छी सी मिलजुल कर बातें कर रही थी। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, सबने खाना खा लिया। अभी नेहा के पति घर पर नहीं आए थे तो नेहा उनका खाना लेकर अपने रूम में चली गई। बहुत खुश थी कि आज मेरे पति मुझे अच्छे से बात करेंगे और कल के जख्मों को कुछ हद तक भूल सकेगी। आज भी नेहा के पति रात को 12 बजे घर पहुंचे और फिर वह आज भी शराब पी कर आए थे। कल वाली कहानी उन्होंने आज भी दोहराई तो नेहा अब नहीं सह सकी और उनको रोकने की कोशिश की। उसके अंदर तो शराब रूपी जानवर बैठ चुका था। उन्होंने जोर से नेहा के गालों पर 2-3 तमाचे मारे। हमला इतनी जोर का था कि नेहा वहीं गिर गई और रोते रोते उसकी आंख लग गई। सुबह को 6 बजे उसकी आंख खुली तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर जाकर निकल सके, लेकिन सबके उठने का समय हो चुका था। नहा धोकर तैयार होकर रूम से बाहर निकल आई और फिर चाय लेकर रूम में गई तो वैसे ही कल जैसी उनकी घड़ियाली आंसू, वही रोना, वही वादे, वह सब सुनती रही और अपनी किस्मत पर रोती रही। अब तो रोज़ का हो गया था। रोज़ रात को शराब पीकर आते और नेहा कभी पूछती कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तो और ज़्यादा उसे दर्द मिलता। इसलिए उसने पूछना भी बंद कर दिया। ऐसे ही दर्द सहते सहते महीने निकल गए पर उसका दर्द कम नहीं हुआ। सास भी उससे पूछती, खुशखबरी कब सुना रही हो। अब उनसे क्या बोलती, कुछ शब्द ही नहीं थे उनके पास। आज नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उसे अपने पति का प्यार एक दिन भी नसीब नहीं हुआ था। हाँ, अपनी इच्छा वो जरूर पूरी कर लेता था। फिर भी माँ बनना नेहा के नसीब में नहीं था। वह अपना दर्द भी किसी से नहीं बांट सकती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे और एक चाचा चाची थे, तो उन्होंने पैसे के लालच में नेहा को इन कसाईयों के पास भेज दिया था। अब नेहा का एक और नाम पड़ चुका था, बांझ। अब सब उसके नेहा नाम को भूल चुके थे, चाहे जिठानी या हो सास, सबके मुंह पर एक ही नाम था।
अब तो उसके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। एक बार उसे पता चला कि उसके पति की प्रेमिका थी, शादी से पहले की। शादी तय होने की वजह से उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया था, तो महेश उसका गुस्सा नेहा पर निकालता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन नेहा ने खुद से विचार किया कि एक बार डॉक्टर से चेकअप कराया जाए तो बांझ होने का कलंक मिटा सकती है। इसलिए वह एक लेडी डॉक्टर से मिली और डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि नेहा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, एक बार अपने पति का चेकअप करवा लो। जब नेहा ने यह बात अपने पति को बताई तो फिर तो उसकी शामत ही आ गई। उस दिन पहली बार नेहा ने जाना कि असली दर्द क्या होता है। महेश ने बेल्ट से मार मार कर नेहा के शरीर पर जख्म बना दिए थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही थी, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। नेहा उस मार से बेहाल वहीं ठंडी फर्श पर लेटी और अपनी किस्मत पर रोती रही। इतना असहनीय दर्द हो रहा था, खुद ब खुद आंसू बहे जा रहे थे। रोते रोते दर्द और पीड़ा से मूर्छा सी छा गई और वह वहीं सो गई। उसकी नींद सुबह सास के तानों से खुली। ओ महारानी, सोती ही रहेगी या कुछ काम भी करना है? कहाँ से ये करमजली हमारे बेटे के नसीब में आ गई? नेहा हिम्मत करके उठी और नहाकर घर के काम पर लग गई, लेकिन किसी ने भी उससे रात के बारे में बात नहीं की। एक बार उसकी देवरानी की माँ घर पर आई थी तो उन्होंने भी नेहा की सास माया देवी की ताल से ताल मिला। माया देवी, अपनी लड़की की दूसरी शादी करवा दो, उसके भी बच्चे हो जाएं। क्यों इस बोझ को पाल रही हो? नेहा की सास भी उसकी बात से सहमत हो गई और अपने लड़की के लिए नई बहू को खोजना चालू कर दिया। नेहा ने भी अब समझ लिया कि जब उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है तो वह ये दर्द सहन क्यों करे। उसने फैसला किया कि अब तो उसे तलाक ले लेना चाहिए। अपने डर को पीछे छोड़कर उसने तलाक का फैसला कर लिया और इत्तेफाक से उसी रात उसके पति फिर शराब पीकर आए तो वह बिस्तर पर लेटी थी और आते ही उन्होंने उसकी कमर पर लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और गाली देकर बोले, मैं आया हूँ और तू सोई पड़ी है, जाकर खाना लेकर आ, मुझे भूख लगी है। वह रसोई घर में गई, खाना गर्म करके लाई। खाना तो आज उसने भी नहीं खाया था, तो 2 थाली बिस्तर पर रखकर वहीं बैठकर पहला निवाला खाते ही उन्होंने नेहा के मुंह पर थूक दिया और उसकी ओर थाली फेंकते हुए बोला, ऐसी घटिया खाना बनाती है तू बांझ, तूने अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा। उसने अपने हाथ बीच में लाकर खुद पर गर्म खाना गिरने से बचा लिया और हिम्मत से कहा, मैं बांझ नहीं हूँ। शराब पी कर आपने खुद को कमजोर कर लिया है और मुझे बांझ कह रहे हो? इतना सुनना था कि वे उठे और अपनी कमर से बेल्ट निकाले और जैसे ही नेहा की तरफ बेल्ट मारने की कोशिश की, नेहा ने बेल्ट को अपने हाथ से पकड़ लिया और उनसे छीन लिया। अब वह बिस्तर से उठे और जैसे ही झपटे तो नेहा ने उन्हें पूरी ताकत के साथ धकेल दिया और वह जाकर फर्श पर गिर गए। शराब के नशे में जैसे तैसे वह उठे और बड़बड़ाए, आज तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। नेहा भी पलटकर जवाब दिया, तुम जैसे जानवर के साथ रहेगा भी कौन? बस फिर क्या था, उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने सब तमाशा देखने वाले खड़े थे। नेहा भी गुस्से में थी। आज पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि सारा गुस्सा ही निकाल देना चाहती थी। उसने देखा कमरे के बाहर सास, जेठानी और दोनों जेठ खड़े थे। उनको देखते हुए कहा, आ गए तमाशा देखने के लिए? शर्म नहीं आती? अपने नपुंसक बेटे की कमी को छुपाने के लिए मुझे दोष देते हुए, और अब किसी दूसरी मासूम लड़की की बलि देने की सोच रहे हो? अपने बेटे की दूसरी शादी कराने से पहले उसका अच्छे से इलाज करवाओ, तब तो किसी मासूम लड़की को फंसाना। इतना सुनते ही नेहा की सास ने कहा, महेश देख क्या रहा है, निकाल अभी के अभी इसे बाहर। नेहा ने भी कह दिया, अब मुझे भी नहीं रहना इस घर में, मैं खुद ही निकल जाती हूँ यहाँ से। और रात के 11 बजे ही घर से निकल गई। ना कोई बैग, ना कोई सामान, खाली हाथ और खाली जेब। पता नहीं था कहाँ जाना है और क्या करना है। बस उसे अब उस जेल से आज़ादी चाहिए थी, बस और नहीं। घर से निकली उस समय रात के 11 बजे थे। उसे कोई होश नहीं था, बस चलती जा रही थी। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। उसने तो आज खाना भी नहीं खाया था, तो भूख के मारे चक्कर भी आ रहे थे। चलती जा रही थी, तभी सामने से एक कार उसके सामने आकर रुकी।
ए लड़की, मरना है क्या तुझे, जो ऐसे बीच रास्ते पर चल रही है? कार का ड्राइवर चिल्लाकर बोला। नेहा ने जब अपने सामने रुकी कार को देखा तो कार की रोशनी जैसे ही आंखों में पड़ी वह वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक घर के रूम में बिस्तर पर पाया। आंख खुली तो सामने एक 50 साल की खूबसूरत औरत बैठी थी जिसका नाम रुक्मणी देवी था। उठ गई बेटा? उस औरत के मुंह से बेटा शब्द सुनकर पता नहीं क्या हुआ, नेहा के आंसू निकल गए और रोने लगी। अरे रोते नहीं हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है, और तुम इतनी रात को ऐसे बीच सड़क पर क्या कर रही थी? नेहा बस हैरानी से उस रूम को और उस औरत को देखी जा रही थी। उसकी नज़र घड़ी पर गई जिसमें रात के 2 बज रहे थे, मतलब कि वह यहाँ 3 घंटे से बेहोश पड़ी थी। जब उसने देखा कि नेहा कुछ बोल नहीं रही है तो वह खुद ही बोली, मैं भी ना ऐसी पागल औरत हूँ। पहले ये बताओ कुछ खाओगी? नेहा को भूख जोरों की लगी थी तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। वह बाहर निकली और 5 मिनट बाद फिर रूम के अंदर आ गई। उनके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें नमकीन और कुछ बिस्किट और केक थे। अंदर आते ही बोली, इतनी रात हो गई है, खाना तो कुछ बचा नहीं है, अभी के लिए यही खा लो। नेहा ने जल्दी से पूरी प्लेट ख़त्म की बिना सिर को उठाए हुए। जब उसने खा लिया और नज़र ऊपर की तो वह उसे ही देखे जा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। नेहा ने भी शर्मिंदगी के साथ कहा, वह आंटी, आज मैंने खाना नहीं खाया था तो भूख बहुत लग रही थी। औरत ने कहा, और खाना है? नहीं आंटी। अच्छा अब बताओ कहाँ से आई हो और तुम्हारे पति कहाँ हैं? उस औरत ने सवाल किया। आंटी जी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कहकर मैं चुप हो गई। अच्छा आराम करो, कल बात करते हैं। कहते हुए वह औरत रूम के बाहर निकल गई। नेहा की आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो जो कल हुआ था और आगे क्या होगा उसके बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते सुबह के 5 बज गए। अब उसकी आंखों में नींद भर गई थी और वह सो गई। उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया और दोपहर के 12 बजे उठी। पिछले 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि नेहा 12 बजे तक सोई थी। जल्दी से उठकर मुंह धोकर वह उस रूम से बाहर आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। नेहा के तो होश ही उड़ गए। वह कोई छोटा मोटा घर नहीं था, वह तो कोई आलीशान महल लग रहा था। इतना खूबसूरत महल जैसा घर उसने अपने जीवन में पहली बार देखा था। नीचे बड़ा सा हॉल, उस पर पड़े 2 साइड सोफे और बीच में डाइनिंग टेबल। हॉल की दूसरी साइड में भी ऐसे और सोफे के सेट और उसके सामने भी एक डाइनिंग टेबल। एक साइड में किचन बना था और उसके बगल से ऊपर जाने के लिए रिवॉल्विंग सीढ़ियाँ बनी हुई थी। नीचे 3 कमरे बने हुए थे। ऊपर जाने का तो मौका ही नहीं मिला, तो पता नहीं ऊपर क्या था। सामने सोफे पर वही औरत बैठी थी, उसके साथ एक 3 साल की बच्ची भी थी। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उस औरत ने मुझे बुलाया, इधर आ जाओ बेटी। पता नहीं मुझे उनके मुंह से बेटी सुनना इतना अच्छा लगा कि यह सब तो जैसे कि मैं भूल ही गई थी। एक तो वह घर नहीं महल था और दूसरा उस औरत को मुझे इतनी प्यार से बेटी बुलाना। मैं उनके पास जाकर बैठी तो उन्होंने सबसे पहले किचन की तरफ आवाज़ लगाई, मालती चाय लेकर आना। दादी, आंटी कौन है? उस बच्ची ने उस औरत से पूछा। बेटा, यह आंटी इस घर की मेहमान है। चाय पीने के बाद मैंने कहा, अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, मुझे काम की तलाश भी करनी है। उस औरत ने मुझे एक पल देखा और पूछा, क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो? मैंने कहा, नहीं आंटी। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? उन्होंने मुझे मेरे शरीर पर बेल्ट के निशान देखे तो पूछा, फिर ये तुम्हारे शरीर पर हर जगह ये घाव और निशान कैसे पड़े? मैंने उनकी बात को काटते हुए पूछा, सिया की माँ नज़र नहीं आ रही है? सिया की माँ को गुजरे 2 साल हो गए हैं। जब सिया 1 साल की थी तो रंजना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से सिया को मैंने पाला है। कहते ही उन्होंने फिर से वही प्रश्न दोहराया। मैं उनकी तरफ देखती हुई एकदम से उनके घुटनों पर अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। बताओ बेटी, क्या हुआ था? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। नेहा फिर भी हिम्मत नहीं कर पाई कुछ भी बताने की। उन्होंने फिर नेहा के सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, क्या अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? अब नेहा के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उसका दुख बांटने वाला आज तक कोई भी नहीं था, तो किसको बताती।
नेहा ने शुरू से अंत तक अपने पूरे जीवन की किताब उनके सामने खोल कर रख दी। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद आंटी को तो मानो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना भी जालिम कैसे हो सकता है। उसकी बात ख़त्म होते ही नेहा ने कहा, अब मुझे निकलना चाहिए आंटी जी। उस औरत ने नेहा को प्यार से बुलाया और कहा, देखो बेटी, क्या तुम सिया की देखभाल कर सकती हो? भगवान भी कैसे कैसे जुल्म करता है। इस मासूम को माँ का प्यार ही नसीब नहीं हुआ। नेहा ने भी तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया। ठीक है आंटी जी, मैं आज से सिया का पूरा ध्यान रखूंगी। मैंने सिया को अपने पास बुलाया। सिया बेटा, इधर आना। सिया उसके पास आई। बेटा, मुझसे दोस्ती करोगे? सिया भी खुशी खुशी नेहा के बगल में आकर बैठ गई और उनकी अच्छी पटने लगी। फिर दोपहर का खाना खिलाकर वह सिया को उसके रूम में ले गई और सुला दिया। शाम को फिर सिया को उठाकर दूध दिया और उसके साथ ही खेलती रही। रात को सिया को खाना भी खिलाया और सुलाया भी। दूसरे दिन सुबह अपने टाइम पर 6 बजे उठी। नहाने के बाद फिर वही कपड़े पहन लिए, क्योंकि कपड़े तो हैं ही नहीं उसके पास। फिर बाहर जाकर देखा कि पूरा घर खाली था, कोई भी नहीं था। नीचे हॉल में किचन में गई और सामान ढूंढने लगी। फिर अपने लिए चाय बना रही थी कि मालती काकी, मेरे लिए एक मस्त चाय बना दो, बहुत थक गया हूँ। बाहर से किसी की आवाज़ आई तो उसने मुड़कर देखा। एक 30-32 साल का लंबा चौड़ा आदमी, काले रंग का सूट और काले रंग की पैंट पहने सोफे के पास खड़ा था। मैंने जो चाय बनाई थी जाकर उसको पकड़ा दी। आदमी मुझे एकटक घूरे जा रहा था। तुम कौन हो और मालती काकी कहाँ है? उसके इस सवाल से मैं डर गई। एक तो इतनी सुबह सुबह वह ऐसे घर के अंदर आया था और फिर उसका यह सवाल। मैंने हिम्मत के साथ कहा, मैं सिया की देखभाल करने के लिए यहाँ आई हूँ। मगर आप कौन हैं? मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझसे ही सवाल? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? मैं तुम्हारी सिया का पापा हूँ। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और कहा, मुझे क्या पता आप सिया के पापा हैं। मैं तो यहाँ कल ही आई हूँ और इतनी सुबह सुबह कोई ऐसे घर में घुस आएगा तो पूछना तो पड़ता है। अच्छा ठीक है, यह बताओ कहाँ से आई हो और पहले कभी बच्चे पाले हैं तुमने? नेहा ने ना में जवाब दिया तो उनको और गुस्सा आ गया। किसने रखा है तुमको, बताओ? वह आंटी जी ने। मैंने भी डरते हुए कहा। यह माँ भी ना बिल्कुल पागल हो गई है। मैं भी उदास होकर वह चुपचाप खड़ी थी। तो फिर उन्होंने गुस्से से कहा, अब क्या मेरे सर पर ही खड़े रहना है? जाओ अपना काम करो। मैं उदास ही किचन में ही एक टेबल पर बैठ गई। मेरी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में आंटी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, नेहा उठ गई तो सिया को भी उठा दो। मैं किचन से बाहर निकली और देखा तब तक सिया के पापा जा चुके थे। उसने सिया को उठाया और तैयार करके नीचे लेकर आ गई। नेहा ने चेहरे पर उदासी देखकर आंटी ने पूछा, क्या हुआ नेहा? नेहा ने उनको सुबह वाली पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर आंटी ने कहा, मेरा बेटा रंजना के जाने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। वह उससे बहुत प्यार करता था। बस कोई उसके चेहरे की वह मुस्कान वापस ला दे तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। बहुत उदास रहता है मेरा बच्चा। नेहा पूरा दिन उनके ही बारे में सोचती रही। सिया ने भी उसका उदास चेहरा देखा तो पूछा, आपको क्या हुआ आंटी? नेहा ने कुछ नहीं कहा तो दादी ने उसको बताया कि आज आपके पापा ने आपकी आंटी को डांट दिया। रात को सिया के पापा घर आए तो सिया मेरी गोदी में बैठी थी। आते ही उन्होंने सिया को बुलाया, मेरा बच्चा आजा मेरे पास। सिया ने अपने पापा को देखकर कहा, आप गंदे हो, आपने आंटी को आज क्यों डांटा? कहते हुए सिया मेरी तरफ होकर बैठ गई। नेहा ने उसको समझाया, बेटा यह आपके पापा हैं और पापा से कभी ऐसी बात नहीं करते, गंदी बात है। चलो पापा से सॉरी बोलो। और सिया ने फिर अपने पापा से सॉरी बोला। सिया के पापा नेहा को ही घूरे जा रहे थे। उसने जल्दी से सिया को उठाया और उसके रूम में चली गई सुलाने के लिए। सिया को सुलाने के बाद नीचे आए तो नीलेश जी वहीं सोफे पर ही बैठे मुझे घूर रहे थे। मैं उनसे नज़रें बचाकर जाने लगी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मतलब अब तुम मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ करके मुझसे अलग करना चाहती हो? मैं तुम जैसों को अच्छे से जानता हूँ। बच्चा चोर गृह से हो। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, नहीं तो चली जाओ इस घर से, अभी के अभी।
वह भी रोने लगी कि वाह किस्मत, पहले बांझ फिर तलाक और अब बच्चा चोर ग्रह, और कितने कलंक लगने बाकी हैं। साहब जी, पुलिस को फ़ोन मत लगाना, मैं अभी चली जाती हूँ इस घर से। और मैं वहीं से दरवाजे की ओर चली गई, फिर बाहर निकल गई। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। वह घर से निकल तो गई, पर उसके सामने फिर वही समस्या थी कि अब वह किस तरफ जाए। 2 दिन की खुशियाँ उसके नसीब में आई थी। इन 7 सालों में सब मर्द एक जैसे होते हैं, निर्दयी, जालिम। उनको किसी औरत की भावनाओं की कोई चिंता नहीं होती। जैसे मेरा पति था वैसे ही नीलेश जी भी निकले। नेहा यही सब सोचते जा रही थी, तभी उसने देखा कि सामने 2 लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे थे और उसके हाथ से कुछ छीन रहे थे। वह लड़का उनसे मुकाबला कर रहा था, पर उस तरफ 2 लड़के थे तो वह लड़का कमज़ोर पड़ता जा रहा था। फिर भी मुकाबला जारी रखा। अचानक उनमें से एक लड़के ने अपनी जेब से चाकू निकाला और अकेले लड़के के पेट में चाकू मार दिया और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। वह अकेला लड़का वहीं पर गिर गया और उसको अब होश नहीं था कुछ भी। नेहा भाग कर गई और उसको उठाया और आसपास नज़र दौड़ाती तो कोई उसे नज़र नहीं आ रहा था। रात के 10 बज रहे थे, रोड भी खाली था, पर कुछ तो करना ही था। यह सोचकर उस लड़के को अकेले ही घसीटते हुए ले जाने लगी। तभी वहाँ से 2 आदमी निकल कर जा रहे थे तो नेहा ने उनसे मदद मांगी कि इस लड़के को सामने अस्पताल तक पहुँचा दो। उन दोनों ने उस लड़के को हॉस्पिटल तक पहुँचाया और जल्दी से निकल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इलाज चालू किया और पूछा, यह आपके कौन है? तो अब क्या बताती कि कौन है? यह तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। उसने भी साफ साफ बता दिया कि यह मुझे सामने की सड़क पर बेहोश मिले थे तो मैं इनको यहाँ लेकर आ गई। डॉक्टर ने उसका इलाज चालू किया और उसके पास से उसका विजिटिंग कार्ड निकालकर उस पर लिखे नंबर पर फ़ोन किया और उनके घर वालों को वहाँ बुलवाया। वह कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, वह तो एक छोटी सी जगह पर बना एक नर्सिंग होम था जिसमें 3 कमरे थे मरीजों के लिए, पर फिर भी सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल था। रात के 4 बजे कोई उस हॉस्पिटल में चिल्लाते हुए पहुंचा, डॉक्टर डॉक्टर कोई है? यहाँ उसकी आवाज़ उस हॉस्पिटल के अंदर तक आ रही थी। नेहा उस लड़के के पास ही उसके बेड पर बैठी थी और बाहर से आती हुई आवाज़ को सुन सकती थी। डॉक्टर ने जैसे ही आवाज़ सुनी, डॉक्टर उस आवाज़ की तरफ गए। ओहो मिस्टर शर्मा, आ गए आप। डॉक्टर, मेरा भाई किधर है और उसको क्या हुआ? उसकी आवाज़ में भारीपन और चिंता थी। नेहा समझ गई कि यह जो कोई भी है इस लड़के का भाई है। डॉक्टर ने बताया कि अब आपका भाई ठीक है और उस कमरे में है। तुरंत कमरे का दरवाज़ा खुला और वह अंदर आ गया। छोटे, क्या हुआ और किसने किया यह सब? बोलते हुए उसकी नज़र नेहा की ओर आई तो उसकी सांस ही रुक गई। वह अब उस कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसने आवाज़ लगाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको मैंने कहा था ना मेरे परिवार से, घर से दूर रहने के लिए, तो तुमको सुनाई नहीं देता? बुलाऊं क्या अभी पुलिस को? नेहा ने इतना ही सुना और वह वहाँ से निकलकर उस हॉस्पिटल के बाहर आ गई। पर अब जाए तो जाए कहाँ? रात की 4 बज रहे थे। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। सोचा तो मैंने अब 2 घंटे हॉस्पिटल के बाहर साइड में एक बेंच पर ही रुकने का विचार किया। सुबह उजाला हो जाएगा तो कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ जाना है। नेहा उस बेंच पर आकर बैठ गई और बैठी बैठी नींद में चली गई। हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर उस लड़के के रूम में आए तो उन्होंने पूछा, मिस्टर नीलेश, वह लड़की कहाँ गई जो इन्हें यहाँ लाई थी? क्या वह लड़की मेरे भाई को यहाँ लाई थी? नीलेश जी के झुकते हुए कहा। डॉक्टर ने जवाब दिया, यस मिस्टर नीलेश। वह बता रही थी कि 2 लड़के इसको चाकू मारकर इसका मोबाइल छीनकर भाग गए, तो वह लड़की इसको उस सड़क से यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई थी। पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए इतनी रात को। मिस्टर नीलेश ने घड़ी देखी तो रात के 4:30 बज गए थे। नीलेश तुरंत उठे और डॉक्टर, आप मेरे भाई के लिए तुरंत कोई नर्स का इंतजाम करो, मैं अभी 5 मिनट में आया, कहते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ गए। और जैसे ही कार में जाने लगे तो उनकी वहीं साइड में बेंच पर सोती हुई नेहा दिखी। नीलेश नेहा के पास आए और उठाते हुए बोले, ए लड़की। वह आवाज़ सुनकर तुरंत नींद से जाग गई
और देखा तो सामने मिस्टर नीलेश खड़े थे। नेहा ने हड़बड़ाते हुए कहा, साहब, पुलिस को मत बुलाना, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। रात में कहाँ जाऊं? कुछ डर सा लग रहा था। नीलेश ने मुझे हॉस्पिटल के अंदर बुलाया और सिर्फ इतना ही कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं गुस्से से कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। बोलो, तुमको कितना रुपया चाहिए? नेहा ने कहा, साहब, मैंने कोई उपकार नहीं किया, ना ही रुपयों के लिए किया है। और हाँ, आपके भाई की जगह कोई और होता तो भी मैं वही करती जो मैंने अभी किया। और मैं बच्चा चोर नहीं हूँ साहब, मेरी मजबूरी है यहाँ पर काम करना, नहीं तो मैं पढ़ी लिखी BSc MSc पास हूँ, कुछ भी काम कर सकती हूँ। मिस्टर नीलेश शर्मिंदा थे। उन्होंने दोबारा माफ़ी मांगी और कहा, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, और जो कुछ भी हुआ वह माँ को मत बताना। नेहा ने भी कहा, नहीं बताऊंगी। और बात करते करते सुबह के 6 बज गए। उजाला पूरी तरह से हो चुका था, तो मैंने उनसे कहा, अब आप घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। पक्का तुम संभाल लोगी? उन्होंने सवालिया तरीके से पूछा। मैंने कहा, हाँ, मैं यहीं हूँ, आप जाइए। मिस्टर नीलेश वहाँ से चले गए और नेहा अब उनके भाई के पास आकर बैठ गई। सुबह 10 बजे नीलेश जी और उनकी माता जी हॉस्पिटल में आए और तरुण को देखने उस कमरे में आए। हॉस्पिटल का रूम बहुत छोटा था, उसमें सब तो नहीं आ सकते थे, तो माँ जी को उस रूम में छोड़कर नेहा और नीलेश जी बाहर चले गए। बाहर जाते ही नीलेश जी ने पहली बार बड़े प्यार से मेरा नाम पुकारा, नेहा। उसने उनकी तरफ देखा तो नीलेश जी ने कहा, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं इतना सब बोल गया। सुबह मुझे माँ ने आपके बारे में सब बताया तो मुझे लगा कि मैं गलत था। नेहा ने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे इसकी आदत है, मैं ऐसी बातें हर रोज़ सुनती थी, वह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं बस पुलिस वाली बात से डर गई थी, क्योंकि मेरे ऊपर तो 3 कलंक पहले ही लग चुके थे। फिर अगर पुलिस ले जाती तो फिर वहाँ तलाक, बच्चा चोर के बाद हवालात में भी रहने का कलंक लग जाता। मिस्टर नीलेश ने अपनी गलती महसूस की और कहा, अच्छा तो बताइए, इसके लिए आप मुझे क्या सज़ा देना पसंद करेंगे? नेहा यह शब्द पहली बार सुन रही थी कि कोई मर्द उसके सामने अपनी गलती मान रहा है, कर सज़ा के लिए बोल रहा है। उसने कहा, ऐसा नहीं है, मैं किसी को कोई सज़ा नहीं देने वाली हूँ, वैसे भी सब मर्द एक जैसे होते हैं। आज बोल रहे हैं आप, कल फिर उससे दुगना दर्द मुझको ही मिलेगा। नीलेश जी ने कहकर, नेहा जी, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मैं तो रंजना के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, तो मैं ऐसा बन गया था। आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी किसी बात पर गुस्सा नहीं करूँगा, बस आप मेरी बेटी को संभाल लो। मैंने भी कहा, आप सिया की चिंता मत करिए, मैं उसको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। तब तक नीलेश जी की माँ भी बाहर आ जाती है और नीलेश जी ने कहा, माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। रुक, इसको भी ले जा साथ, घर में छोड़ देना, रात भर की जागी है तो आराम कर लेगी। आंटी जी ने नीलेश जी से कहा। नेहा ने मना कर दिया, पर आंटी ने उसे ज़बरदस्ती घर भेज दिया। उसको घर छोड़ने के बाद नीलेश जी अपने ऑफिस चले गए और नेहा ने एक अच्छी नींद ली। शाम को उठने के बाद सिया के साथ बैठी थी तो सोनिया ने कहा, आंटी, आपके कपड़े कितने गंदे हैं, जाओ अभी उनको बदल कर आओ। नेहा ने भी मासूमियत के साथ कहा, पर आपकी आंटी के पास तो कपड़े हैं ही नहीं। सिया उठी और नेहा के साथ ऊपर चलकर नीलेश जी के रूम से अपनी माँ की साड़ी दी और कहा, जाइए इसको पहन के आइए। जल्दी से उसने भी देखा, उसके कपड़ों पर खून के निशान लगे हुए थे, तो नेहा भी जल्दी से साड़ी चेंज करके आ गई। अब आप काफ़ी अच्छी लग रही हो आंटी, कहती सिया फिर से मेरे पास आ गई। रात को जब नीलेश जी घर पहुँचे तो मैं सिया को खाना खिला रही थी। नीलेश जी आते ही गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी पहनने की, किसने दी तुमको ये साड़ी? कहते बिल्कुल लाल पीले हो गए। सिया ने डरते डरते कहा, पापा, यह साड़ी आंटी को मैंने दी है। नीलेश जी ने सिया को एक थप्पड़ लगाया और मुझसे बोले, जाओ अभी के अभी साड़ी उतार कर आओ, और अपने रूम में चले गए। मैंने सिया को चुप कराया, उसको उसके कमरे में सुलाकर साड़ी बदल कर नीलेश जी के रूम में गई और साड़ी वापस उनको दे दी।
और कहा, आपको बच्ची पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया है, और बोलकर वापस आ गई। सुबह उठी तो घड़ी की तरफ देखा, 7 बज रहे थे। जल्दी से उठी, रूम से बाहर आई, देखा तो फिर से सन्नाटा था। मैंने अपने लिए चाय बनाई और पीने के बाद किचन से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। देखा तो सामने नीलेश जी तैयार होकर खड़े थे। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? नीलेश जी बोले कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। नीलेश जी ने आंटी को घर भेज दिया और हम दोनों वहाँ पर थे। तब नीलेश जी ने कहा, कल रात के लिए सॉरी। नेहा को भी अपनी सुहागरात वाली बात याद आ गई, तो नेहा ने भी कहा, नीलेश जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए नीलेश जी। नहीं, मेरी तरफ देखते हुए कहा। जी बोलिए। तो नेहा ने उनसे कहा, मेरे पति ने सुहागरात वाले दिन भी मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया और फिर दूसरे दिन सुबह को मुझसे सॉरी बोला, पर दूसरे दिन भी उन्होंने मेरे साथ वैसा ही किया और तीसरे दिन फिर उन्होंने मुझे सॉरी बोला। उसके बाद उनका यही सब रोज का हो गया। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि वह नीलेश जी उन्होंने मुझसे फिर वादा किया, तो मैंने कहा, वादा नहीं, करके दिखाइए। उन्होंने भी कहा, ठीक है, मैं बदल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे खुशी होगी आपके बदलने से और अपने लिए नहीं कर रही हूँ, यह मैं आपके लिए कर रही हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप आज छोटी जानवर हैं, कल बड़े जानवर बन जाए, मेरा क्या जाएगा। नीलेश जी ने नेहा की बात को समझ लिया और सिर झुकाकर बाहर चले गए। सुबह 10 बजे आंटी हॉस्पिटल आई और हमें फिर से घर भेज दिया। घर पहुंचकर मैंने सिया को उठाया और नीचे लेकर आई, फिर दूध गर्म करके दिया। नीलेश जी सामने बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने सिया से बात करनी चाही, तो सिया दूध खत्म करके वहाँ से उठकर भाग गई और जाते जाते बोली, आप गंदे हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। नेहा ने नीलेश जी से बोला, आप जाइए, मैं उसको समझा दूँगी। नीलेश जी ऑफिस के लिए चले गए। मैं सिया के रूम में गई तो वह बिस्तर पर उदास बैठी थी। क्या हुआ हमारी सिया को, बोलते हुए नेहा उसके बिस्तर पर पहुंची। पापा गंदे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। आंटी आप भी मत करना, मैंने उसको समझाया, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। अगर हम गलत काम करते हैं तो भगवान जी हमें सजा देते हैं और हमारे मम्मी पापा हमारे भगवान जी हैं, तो अगर हम गलती करते हैं तो हमें सजा देने का हक हमारे मम्मी पापा को है। तो कभी भी भगवान जिसे गुस्सा नहीं होते। अच्छा आंटी, अगर गलती हो जाए तो फिर क्या करते हैं? सिया ने अपनी मासूमियत से पूछा। मैंने भी वैसे ही जवाब दिया, अगर हमने गलती की है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। आपने गलती की थी तो आप पापा को सॉरी बोलो। सिया को अपनी गलती का एहसास तो था। उसने कहा, मैं पापा को सॉरी बोलूँगी तो फिर वापस आएंगे, और हम दोनों मस्ती करने लगे। शाम को आज जल्दी ही नीलेश जी ऑफिस से आ गए और नीचे ही सोफे पर बैठे थे। मालती काकी ने उनको पानी दिया और सिया मेरे साथ मेरे कमरे से बाहर आई तो अपने पापा को देखकर उनके पास गई। पापा सॉरी, अब आगे से कभी गलती नहीं करूँगी। नीलेश जी ने सिया को अपनी गोद में बैठा लिया और उन्होंने भी सिया को सॉरी कहा और मेरी तरफ देखते हुए थैंक्स कहा और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी घूमने चलते हैं। सिया ने कहा, पापा आंटी के पास तो कपड़े ही नहीं हैं, तो वह क्या पहनेंगी? तुम मेरे कमरे में जो कपड़े पसंद हो वह पहन लेना और जल्दी से तैयार होकर आओ। हम दोनों खुश हो गए। मैंने रुक्मणी देवी जी से जाने के लिए इजाज़त मांगी तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे में थोड़ा सा बदलाव देखा था। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कहीं किसी के साथ घूमने जा रही थी। जाते जाते नीलेश जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, नीला कलर मेरा फेवरेट है। उस समय तो मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब उनके रूम में गई तो देखा कि उनकी खिड़कियों के पर्दे भी नीले थे, उनके रूम में सोफ़ा भी नीला था। मैं तब भी कुछ नहीं समझी, पर जब मैंने अलमारी खोली, इसमें लगभग सभी साड़ियाँ नीले कलर की थी। कुछ साड़ियाँ भी थी अलग अलग कलर की। तब मैं उनकी बात का मतलब समझ गई। क्या यह किसी नए रिश्ते की शुरुआत है? मेरे मन में कई सवाल उठे, पर मैंने उनको दबा दिया और एक बात नीली साड़ी पहनकर तैयार हो गई।
हम घर से निकले। पहले तो सिया को पार्क घुमाया, कुछ कपड़े खरीदे और उसी मॉल से हमने खाना खाया और रात को घर आ गए। जब हम घर पहुंचे, रुक्मणी देवी जी वहीं बरामदे में बैठी थी। अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वह बेटा जो रंजना के कपड़ों को हाथ तक लगाने नहीं देता था, उसने नेहा को रंजना के कपड़े पहनने के लिए दे दिए। यह बहुत बड़ी बात थी। घर पहुंचकर सिया को दूध पिलाकर उसके कमरे में सुलाकर मैं नीचे आ गई तो देखा नीलेश जी वहीं पर बैठे थे। मेरे पास आते ही बोले, नेहा जी, आज आपकी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। मैंने भी कह दिया। वैसे थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना खुलकर एंजॉय किया। अच्छा जाइए, अब सो जाइए। नीलेश जी ने जाते जाते कहा, बहुत खूबसूरत लग रही थी आप। नेहा ने कहा, वह मेरा फेवरेट कलर क्रीम है, और मुड़कर अपने रूम में चली गई। मस्त एक सुखद दिन की समाप्ति हुई। सुबह उठकर चाय पीकर मैं सोफे पर बैठी थी। नीलेश जी तैयार होकर आए और हम हॉस्पिटल चले गए। आज नीलेश जी ने क्रीम कलर का शर्ट और पैंट पहना था। मुझे लगा कि कहीं उनके दिल में भी तो वही नहीं जो मेरे दिल में है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आंटी जी के घर जाने को कहा और फिर वापस आने के बाद नीलेश जी ने मुझसे कहा, नेहा जी, मेरी पुरानी सेक्रेटरी काम छोड़कर चली गई है, तो क्या आप मेरी सेक्रेटरी बनेंगी? क्या मैं उनकी तरफ आंखें फाड़ के देखती रही तो उन्होंने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कोई आपको लव यू बोल दिया क्या? पर मैं कैसे? मैंने आज तक कभी बाहर काम ही नहीं किया। नीलेश जी बोले, उसमें क्या है? जैसे घर को मैनेज करती हो वैसे ही ऑफिस को और मेरे काम को मैनेज करिएगा, और मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी सेक्रेटरी बनकर अच्छे से काम कर लेंगी। नेहा ने भी हिम्मत करके हाँ बोल दिया और कल से ऑफिस आऊँगी बोल दिया। नेहा को घर छोड़ने के बाद नीलेश जी ऑफिस के लिए जा रहे थे तो नेहा ने भी बोल दिया, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नीलेश जी ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स। मैं घर पर आ गई और नहाकर एक नई साड़ी पहनकर सिया के साथ बैठकर आज तरुण जी को भी हॉस्पिटल से घर लाना था, तो नीलेश जी सीधा ऑफिस से ही हॉस्पिटल गए और वहां से तरुण को लेकर घर आ गए। घर पहुंचकर आंटी ने तरुण को नीचे वाले कमरे में ही रहने को कहा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे होने से उसके जख्म भर नहीं जाएंगे। मैंने भी कह दिया, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन यहीं सोफे पर सो जाऊंगी। तो आंटी ने कहा, सोफे पर क्यों, तुम ऊपर सोनिया के रूम में सो जाना। तो मैं भी खुश हो गई और नीलेश जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सिया तो ठीक, पर नीलेश जी यूं मुस्कुराए समझ में नहीं आया। खाना खाने के बाद वह सिया को लेकर ऊपर कमरे में चली गई सोने के लिए। सुबह उठकर जल्दी से नहाकर वह मंदिर गई थी। कह सकते हैं कि पहली बार मंदिर गई थी। भगवान से विश्वास ही उठ चुका था, इसलिए उसने भगवान से माफ़ी भी मांगी और धन्यवाद भी किया। सुबह 7 बजे वापस आए और मालती काकी ने मुझे चाय दी। आज पहली बार मालती काकी ने उसे चाय पिलाई थी। वह तैयार तो बैठी थी, तभी नीलेश जी आए और नाश्ता करने के बाद उन्होंने नेहा से कहा, चले नेहा। उसने भी हाँ में सिर हिलाया और वे लोग निकल गए ऑफिस के लिए। नीलेश जी के साथ नेहा का यह दूसरा नया एक्सपीरियंस था। पहला तो वह जिंदगी में पहली बार कहीं घूमने गई थी, दूसरा जिंदगी में पहली बार उसने बाहर कदम रखा था। ऑफिस पहुंचकर नेहा ने नीलेश जी को बोला, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। नीलेश जी चले गए तो नेहा अब ऑफिस के लिए चलना स्टार्ट किया। जैसे ही ऑफिस के गेट से अंदर घुसी, पहले तो उसे गार्ड ने रोका और पूछा, आपको यहाँ किससे मिलना है? उसने बताया, मुझे मिस्टर नीलेश से मिलना है। गार्ड ने उससे कहा, अभी आप जाइए, 2 बजे के बाद आइएगा, अभी साहब बिजी हैं। मैं हैरान थी कि ये गार्ड है या नीलेश जी का सेक्रेटरी। मैंने फिर से निवेदन किया कि मुझे नीलेश जी ने बुलाया है, आप उनसे बोल दो कि गेट पर नेहा जी आई हैं। गार्ड फिर नहीं सुना और मुझे बाहर जाने को बोला। इतने में सामने से नीलेश जी आते दिखाई दिए। क्या हुआ नेहा, कहाँ रुक गई? आओ ना जल्दी, तुम तो गेट पर ही रुक गई। गार्ड ने जैसे ही सुना उसकी तो सांस ही अटक गई। मैडम जी माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, सर से शिकायत मत करना, मेरी नौकरी चली जाएगी। गार्ड ने गेट खोला और नेहा अंदर आई।
क्या हुआ, तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आई? नीलेश जी ने पूछा। तो नेहा ने भी गार्ड को देखकर कहा, वह मैं देखना चाहती थी कि ऑफिस के लोग कैसे काम करते हैं। तो क्या देखा आपने? नीलेश जी कहने लगे। पर उसने फिर से गार्ड की तरफ देखा। काम तो अच्छा करते हैं, पर थोड़ा सामने वाले को सम्मान भी देना सीख जाएं तो और अच्छा हो जाए। अच्छा चलिए बॉस। बॉस क्या हुआ? आप तो ऐसे चौंक गई जैसे कि मैंने आपको आई लव यू बोल दिया। अब ऑफिस है और मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। हम दोनों के केबिन के अंदर आ गए और नीलेश जी के साथ एक और लड़की भी थी। नीलेश जी ने कहा, प्रिया इनको काम समझा दो, और यह नहीं है तो इनका सब अच्छे से समझाना। जी सर कहते हुए प्रिया ने नेहा को काम समझाने लगी। नेहा को भी सीखने की चाह बहुत पहले से थी, तो उसने भी सब काम मन लगाकर सीखा। शाम को वे लोग एक साथ वापस आए और फिर से सिया के साथ कुछ समय बिताया और खाना खाकर जल्दी ही सो गई, क्योंकि आज थक गई थी। सुबह उठकर फिर वही रूटीन चालू हुआ। हम ऑफिस पहुंचे तो मैं सीधे केबिन में आ गई और काम करने लगी। मैं बॉस के सामने बैठकर काम कर रही थी कि केबिन का दरवाज़ा ठीक मेरे पीछे था। यस मिस्टर महेश कहिए, कोई काम था क्या? उसने मेरे पीछे खड़े आदमी से कहा। वह बॉस, मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरी माँ अभी अभी चल बसी, तो मुझे छुट्टी चाहिए थी। मैंने बिना देखे ही आवाज़ और नाम से ही जान लिया कि यह वही मेरा जालिम पति है। जब नेहा ने सास की मृत्यु का समाचार सुना तो दिल में धक्का लगा। अब कैसी थी, पर थी तो उसकी सास। नीलेश जी ने उनको छुट्टी दे दी और वह चले गए। नेहा की आंखों में आंसू निकलते देख नीलेश जी ने मजाक करते हुए कहा, क्या हुआ तुमको? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारी सास मर गई हो। मैंने भी उनसे कहा, बॉस यह मेरी सास ही थी और महेश मेरा वही जालिम पति था। नीलेश जी की तो बोलते ही बंद हो गई। मैंने भी छेड़ते हुए कहा, अब बोलिए बॉस, क्या बोल रहे थे आप? नीलेश जी ने पूछा, चलना है क्या अपनी सास के घर? मैंने कहा, जाने की तो इच्छा है पर हिम्मत नहीं है। ये लोग फिर से गालियां देंगे। ऐसे कैसे गालियां देंगे? शर्मा इंडस्ट्रीज़ की मालकिन को। मैं उनके मुंह से यह बात सुनकर दंग रह गई। सिर्फ नाटक करना है हमको, और हम सिया को भी साथ लेकर जाएंगे ताकि तुम्हारे चरित्र से इस बांझ होने का कलंक मिटा सके। दुनिया इतनी आगे निकल गई है और ये लोग वहीं पर अटके हुए हैं। अपनी कोख से ही जन्म देने पर औरत माँ बनती है क्या? अगर इतना दिमाग में होता तो बच्ची के लिए तो और भी कई उपाय हैं। आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। मैं उनकी बातें सुनकर रोने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या हो गया, तुम्हारी बेटी नहीं है सिया? मैंने कहा, जी सिया मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ। आज से मैं बांझ नहीं हूँ। फिर वे लोग ऑफिस से निकले और घर पहुँचे और वहाँ से सिया को लेकर नेहा के ससुराल पहुँचे। रास्ते में ही नीलेश जी ने सिया को बता दिया था कि बेटा अब से तुम आंटी को मम्मी बोलना। सिया भी इतनी सी उम्र में बहुत समझदार हो गई थी। वो जैसे ही नेहा की ससुराल पहुँचे तो सबका रोना धोना चालू था। वह तो पूरी तरह से तैयार होकर गई थी, क्योंकि उसे उनके घर के मातम से मतलब नहीं था। उसे तो उनकी अपनी दौलत को और अपनी बेटी को दिखाना था। अंदर जाते ही सबकी नज़र उनके ऊपर ही थी। मेरे पति मुझे देखते ही बोले, तू यहाँ क्या करने आई है? तेरे को तो घर से निकाल दिया था। उसने पूछा, तो क्या हम चले जाएं यहाँ से? नेहा के पति एकदम घबरा गए। बोश आप? हाँ भाई, हम तो तुम्हारे गम में शामिल होने आए थे और तुम हमें दरवाजे से ही भगा रहे हो। मेरे पति ने घबराते हुए कहा, नहीं सर आपको नहीं, वह तो मैं इसको बोल रहा था। तभी सिया की आवाज़ आई, मम्मी ये अंकल कौन है जो ऐसे चिल्ला रहे हैं? मैंने सिया को जवाब दिया, बेटा ये अंकल एक राक्षस हैं। आपने वह ड्रैकुला वाली कहानी सुनी थी जो खून पीता है? अच्छा मम्मी, तो फिर इनमें से हमें कौन बचाएगा? बेटा इससे बचाने के लिए भगवान हमको शक्ति देते हैं और हम इसको मार देंगे, मैंने सिया को समझाते हुए कहा। फिर और हमें कब शक्ति देंगे? मैंने कहा, बेटा आपके गॉड कौन है? सिया ने कहा, पापा। हाँ बेटा, आपकी पापा ने हमें शक्ति दी है। एक प्यारी सी सिया और हमारी सिया से इस गंदे अंकल को मार गिराया।
नेहा ने अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए कहा, सुनो मिस्टर महेश, यह मेरी बेटी है। और भाभी आप भी देख लो, यह मेरी बेटी है, मैं बांझ नहीं हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ, कहते हुए ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। महेश को काटो तो खून नहीं, वह तो आंख फाड़कर सब कुछ देख रहा था। उसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। जिस औरत को वह अपने पैरों की जूती समझता था, वह इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई। अब महेश उसका अदना सा मुलाजिम था। मेरे जेठ और जेठानियों का भी यही हाल था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सब के सब हक्का बक्का थे। उसके बाद नीलेश जी ने और सिया ने नेहा को चुप कराया और अपने घर आ गए। घर आकर रुक्मणी जी की सब बात बताई तो कहने लगा कि बेटा, तुमने अच्छा किया, वहाँ चली गई, अब तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिलेगी। रुक्मणी जी अपने बेटे में आए परिवर्तन को देख रही थी। नीलेश जी नेहा की बहुत ज़्यादा केयर करने लगे थे। अब समझ नहीं पा रही थी कि उनके दिल में क्या है। एक दिन वह ऑफिस से अपना काम कर रही थी और नीलेश जी उसे घूरे जा रहे थे। यह उनका रोज़ का काम था, उसे अपने सामने बिठा लेना और उसको देखते रहना। और ना जाने अचानक उनको क्या हुआ कि उन्होंने बोला, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। मैं बहुत खुश हो गई थी कि आज दूसरी बार मैं इनके साथ कहीं घूमने के लिए जाऊंगी। हम घर आए तो नीलेश जी ने मुझे उनकी सबसे प्यारी साड़ी पहनने के लिए दी, जो शायद उन्होंने अलग से कहीं संभाल के रखी थी, क्योंकि वह साड़ी उन कलेक्शन में नहीं थी जो वह रोज़ पहनती थी। जब साड़ी पहनकर नेहा बाहर आई तो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने सिया को भी तैयार किया और निकल गए घूमने के लिए। पहले सिया को घुमाने वाटर पार्क, उसके बाद उन्होंने मूवी देखी, फिर एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस आ गए। घर आते आते सिया कार में ही नेहा की गोदी में सो गई। सब बहुत खुश थे, आज खूब मस्ती की थी। खाना तो बाहर से खाकर आए थे। रुक्मणी देवी की उनके आने का इंतजार कर रही थी। नीलेश जी नेहा से हंसकर बातें कर रहे थे। आज उनको अपने बेटे को हंसता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। रंजना के जाने के बाद उन्होंने नीलेश को आज पहली बार हंसते हुए देखा था। नीलेश जी ने घर जाकर माँ से नेहा से शादी करने की बात की तो खुशी खुशी मान गई, क्योंकि नेहा ही है जिसने उनके बेटे की खोई हुई मुस्कान फिर से लौटा दी थी। वैसे भी वह नेहा को खुद से भी पसंद करती थी। आज नेहा की शादी को 8 साल हो गए हैं। उसकी बेटी सिया आज 12 साल की हो चुकी थी, जो अपनी मम्मी की जान है। वे माँ बेटी नहीं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं। सिया नेहा की लाडली है। वह उसके लिए लड़ती भी है और मदद भी करती है, ताकि नेहा अपना पूरा ध्यान बिजनेस में लगा सके। जी हाँ, शादी के 4 साल के अंदर नेहा के सिया के अलावा एक लड़का और एक लड़की और भी हुए। आज नेहा शर्मा इंडस्ट्रीज़ की CEO है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।